आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। हमास से बातचीत मुमकिन, अमेरिका का नया स्टांस, यूएन का सख्त बयान, इसराइल से एड बहाल करने का मुतालबा, नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट पर नया मोड़, इसराइल का बड़ा कदम, लेबनान इसराइल के बीच शुरू हुई नई टेंशन, रॉकेट अटैक्स या जंग का नया बहाना, हिजबुल्लाह ने किया रॉकेट हमले से इनकार, हौथीस ने किया इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर तीसरा हमला, इसराइल के लिए नया चैलेंज, नॉर्थ कोरिया का रशिया को मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान, वेस्ट के लिए फिक्र का सबब, और नाइजर में एक मस्जिद पर खूनी हमला, 44 बेगुनाह हलाक। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 22 मार्च 2025। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से, और काफ़ी खबरें हैं, बड़ी अहम हैं। अमेरिका की तरफ से एक बयान आया है कि हमास के साथ अमन मुमकिन है और गजा कॉन्फ्लिक्ट बातचीत से खत्म हो सकता है। कितनी बड़ी बात है। हमास के साथ अमन मुमकिन है और गजा का कॉन्फ्लिक्ट मिलिट्री से नहीं, बातचीत से हल हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे खास लोगों में से एक अमेरिका के मिड ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने यह कहा है कि हमास को मुकम्मल तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त नहीं कहा जा सकता, यानी उसे बर्दाश्त किया जा सकता है, और गजा का कॉन्फ्लिक्ट बातचीत से ख़त्म हो सकता है। विटकॉफ ने कहा कि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की प्रायोरिटी होस्टेजेस की रिहाई है, लेकिन वो इस्राएली आवाम के प्रेशर का सामना कर रहे हैं जो कि हमास का खात्मा चाहती है। विटकॉफ ने यह भी तस्लीम किया कि गजा वॉर से इजिप्ट और सऊदी अरेबिया की स्टेबिलिटी मुतासिर हो सकती है, और तमाम ईरान की भी बात की। एक तरफ बात कहते हैं नाकाबिले बर्दाश्त नहीं है, दूसरी तरफ वो बताते हैं कि इस्राएली आवाम हमास का ख़ात्मा चाहती है, लेकिन वो ये जानते हैं कि एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है कि हमास को पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जाए, लिहाजा डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ही सबसे बेहतर सॉल्यूशन होते हैं। उधर हमास का भी एक बयान आया है। हमास ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। दरअसल अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्स पर्सन ब्रायन ह्यूग्स ने कहा था कि हमास ने जंग का इंतखाब किया, हमास ने जंग को चुना, जंग को चुना, जबकि वो हॉस्टेजेस को रिहा करके सीज फायर को बरकरार रख सकता था। जैसे ही हमले शुरू हुए गजा पर, तब ये बयान आया था। इसी पर हमास का बयान आया। हमास ने इस पर कहा कि दावा कि हमास ने जंग को चुना, यह असल में हकीकत के बिल्कुल उलट है। हमास के मुताबिक ये सरासर गलत बयानियां हैं जो असल वाक़यात को छुपा रही हैं। हमास ने यह भी दावा किया कि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने जानबूझकर इन इनिशिएटिव्स को नाकाम बनाया ताकि अपने सियासी मफादात को हासिल कर सके। यूनाइटेड नेशंस का भी एक बयान है गजा को लेकर। यूएन ने गजा और वेस्ट बैंक में जारी तशद्दुद की मजम्मत की है और इसराइल से एड बहाल करने का मुतालबा किया है। ये दो काम, मजम्मत और मुतालबा, यूएन अच्छी तरीके से करता है, इसे फिर से अच्छी तरीके से किया है। यूनाइटेड नेशंस के टॉप ऑफिशियल्स सिग्रिड काग ने गजा और मकबूजा वेस्ट बैंक में जारी तशद्दुद की सख्त मजम्मत की है। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में उन्होंने तमाम पार्टी से इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन और ह्यूमन राइट लॉज के एहतराम करने को कहा है। यूएन ने फौरी तौर पर सीज फायर लागू करने और गजा के लिए एड डिलीवरीज दोबारा स्टार्ट करने का भी मुतालबा किया। काग ने मकबूजा वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट्स के एक्सपेंशन की भी मजम्मत की। उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2334 की खिलाफ वर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि इसराइल की ये हरकतें दो रियासती हल यानी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के चांसेस को नुकसान पहुंचा रही हैं। गजा में इसराइल के हमले जारी हैं। पिछले 48 घंटों में, मैं नहीं चाहता था ये डिटेल आपको दूं, फिर भी देनी पड़ेगी, न्यूज़ यही है। पिछले 48 घंटों में 130 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। मंगल से शुरू हुए नए हमलों में 700 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने शनिचर को यह बताया कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 49,747 तक पहुंच गई है। ये तेज़ी से 50,000 की तरफ पहुंच रही है। ज़ख्मियों की कुल तादाद 7 अक्टूबर 2023 से 1,13,213 हो गई है। इसमें ताज़ा हमलों में घायल होने वाले, ज़ख्मी होने वाले लोग भी शामिल हैं। अब एक अलग खबर है कि नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ जो आईसीसी के अरेस्ट वारंट्स हैं, उन्हें रोकने की तैयारी की जा रही है, और एक इजरायली जज ने एक बड़ा दावा इसको लेकर किया है। इजरायली सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर प्रेसिडेंट एहरोन बाराक ने यह कहा है कि अगर
اسرائیل 7 اکتوبر 2023 اور اس کے بعد کی جنگ کی تحقیقات کے لیے ایک اسٹیٹ کمیشن آف انکوائری بناتا ہے تو آئی سی سی نیتن یاہو اور گیلنٹ کے اریسٹ وارنٹس فریز کر دے گا۔ براگ نے دعویٰ کیا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے آئی سی سی آفیشل سے رابطہ کیا اور یہ سوال اٹھایا کہ اگر اسرائیل انکوائری کمیشن بنائے تو کیا ہوگا۔ آئی سی سی آفیشلز نے ان کے دعوے کے مطابق آئی سی سی آفیشلز نے صاف جواب دیا کہ اس صورت میں نیتن یاہو اور گیلنٹ کے خلاف اریسٹ وارنٹ کا فیصلہ کینسل کر دیا جائے گا اور ٹرائل فریز ہو جائے گا۔ بہت کوشش ہو رہی ہے نیتن یاہو اور یوب گیلنٹ کو وہاں پہنچنے سے روکنے کی، ٹرائل چلانے سے روکنے کی۔ نام تو بدنام ہو ہی چکا ہے اور زیادہ بدنامی ہو جائے گی جب انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بندہ کٹ گھرے میں کھڑا ہوگا۔ خیر، اس سے ابھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا دکھ رہا، دیکھتے ہیں فیوچر میں کیا ہوتا ہے۔ اب بات اسرائیل لیبنان کے بیچ پیدا ہوئی تازہ ٹینشن کی، جسے پیدا کیا ہے ایک راکٹ اٹیک نے۔ اب اس کو لے کر یہ ہو رہا ہے یہ راکٹ اٹیک کس نے کیا ہے؟ کھیل کیا گیا ہے کیا؟ لیبنان سے 6 راکٹ نارتھ اسرائیل کے میٹولا علاقے پر داغے گئے۔ یہ دسمبر کے بعد نارتھ اسرائیل پر پہلا بڑا حملہ ہے۔ اس حملے کا الزام حزب اللہ پر لگا ہے۔ ہم الزام اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ کہانی کچھ آگے الگ ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ 3 راکٹس ایئر ڈیفنس سسٹم نے گرا دیے، جبکہ 3 راکٹ لیبنان میں ہی گر گئے، ہمارے پاس نہیں آئے، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ میٹولا میں کسی کو نقصان یا زخمی ہونے کی رپورٹ نہیں ہے، اسرائیل کی طرف سے کہا گیا۔ آئی ڈی ایف نے جواب میں حزب اللہ کے درجنوں راکٹ لانچرز اور ایک کمانڈ سینٹر پر ایئر اسٹرائک کرنے کا دعویٰ کیا۔ ساؤتھ لیبنان میں بھاری تباہی ہوئی، بہت بڑے بڑے بم گرائے گئے۔ اسرائیلی اسٹرائکس میں ایک بچے سمیت 2 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ بڑھتے آگے، ادھر حزب اللہ نے اس حملے میں اپنے شامل ہونے سے انکار کیا ہے۔ ہمارے پچھلے ویڈیو تک حزب اللہ کا بیان نہیں آیا تھا، اس لیے جو رپورٹس کہہ رہی تھیں، جو لکھا جا رہا تھا، جو مانا جا رہا تھا کہ یہ حملہ حزب اللہ نے ہی کیا ہے، تو ہم نے بھی آپ کو ویسے ہی بتایا۔ حالانکہ اس میں ہم نے کہا تھا کہ حزب اللہ کا آفیشیل بیان، نعیم قاسم کا بیان ابھی آیا نہیں، انہیں دیر لگتی ہے، اب آ گیا ہے۔ تو حزب اللہ نے خود اس حملے سے انکار کر دیا ہے، تو پھر یہ کھیل ہے کس کا جو آئی ڈی ایف کو پھر سے لیبنان پر بڑے حملے کرنے کی اجازت دے رہا ہے؟ ظاہر ہے وہ لیبنان کا کوئی دشمن ہی ہوگا، لیکن وہ کسی کا دوست بھی تو ہوگا، تبھی تو یہ سچویشن تیار کی ہے اس نے کہ لیبنان کے اوپر ٹوٹ پڑے آئی ڈی ایف۔ ایک مرتبہ پھر سے سوچئے گا۔ حزب اللہ کا بیان سمجھ لیجئے، سن لیجئے۔ حزب اللہ نے لیبنان سے اسرائیل پر ہونے والے راکٹ حملے سے انکار کیا ہے، اس سے اپنے تار کاٹ دیے ہیں کہ بھائی ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ حزب اللہ نے ان الزامات کو بہانہ قرار دیا تاکہ اسرائیل لیبنان پر حملے جاری رکھ سکے، یعنی کہ اس کا سیدھا الزام ہے کہ حملے خود اسرائیل نے کروائے ہیں۔ لیبنیز وزیر اعظم نواف سلام نے خوف کا اظہار کیا کہ ملک نئی جنگ میں گھسٹ سکتا ہے۔ ادھر اسرائیلی آرمی چیفز نے لیبنان کی حکومت کو ہر قسم کے حملے کا ذمہ دار قرار دیا، چاہے وہ کسی بھی گروپ نے کیا ہو۔ کہا کہ آپ ہی ذمہ دار ہو، کیونکہ ساری سیکیورٹی آپ کی زیر نگرانی تھی، آپ کیا کر رہے تھے؟ یہی نیتن یاہو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ 7 اکتوبر کی ذمہ داری اس ملک کی اس کی تھی، استعفیٰ دیتے۔ خیر، اسرائیل کا کہنا ہے کہ لیبنان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے علاقے سے ہونے والے حملے روکے جائیں۔ اب کچھ اور خبریں۔ ایران اور یو اے ای نے غزہ اور یمن پر اسرائیلی امریکی حملوں پر فکر ظاہر کی ہے۔ دونوں ممالک نے غزہ پر اسرائیل کے نئے حملوں اور امریکہ کے یمن پر ڈیڈلی اٹیکس پر سخت مذمت کا اظہار کیا۔ ایران اور یو اے ای نے اس ایکشن کو انسانیت کے خلاف اور خطرناک قرار دیا ہے۔ اب بات یمن کے انصار اللہ موومنٹ کی، حوثیز کی۔ حوثیز نے بین گورین ایئرپورٹ پر 48 گھنٹوں میں تیسرا حملہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ یمنی حوثی گروپ نے سنیچر کو یہ دعویٰ کیا کہ اس نے اسرائیل کے بین گورین ایئرپورٹ کو ہائپرسونک میزائل سے نشانہ بنایا، جو 48 گھنٹوں میں اس کا تیسرا حملہ ہے۔ حوثیز کے ملٹری اسپوکس پرسن یحییٰ ساری نے کہا کہ مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں ہماری میزائل فورسز نے مقبوضہ جافا یعنی کہ تیل اویو کے بین گورین ایئرپورٹ پر ہائپرسونک پیلسٹین 2 میزائل سے کامیاب حملہ کیا۔ یحییٰ ساری نے دعویٰ کیا کہ یہ حملہ 48 گھنٹوں کے اندر کیا گیا تیسرا حملہ تھا اور یہ اپنے نشانے پر جا کر لگا، جبکہ اسرائیل کا دعویٰ اس سے الٹ ہے۔ اسرائیل نے حوثیز کی میزائل کو انٹرسیپٹ کر کے گرا دینے کا دعویٰ کیا ہے۔ بات سیریا کی۔ آئی ڈی ایف نے سینٹرل سیریا میں 2 ایئر بیسز پر بامبنگ کی ہے، اس میں 2 ملٹری افسروں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ احمد الشرا کی شرم اب بھی جاری ہے، بندہ بالکل خاموش ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز۔ آئی ڈی ایف نے جمعے کی رات سے سنیچر کی صبح کے درمیان
सीरिया की 2 एयर बेसिस पर हमला किया जो मजीद फौजी साइट्स को निशाना बनाने का सिलसिला है। आईडीएफ के मुताबिक ये एयर स्ट्राइक्स पलामिरा मिलिट्री एयरपोर्ट और T4 एयर बेस पर की गई हैं, जहां बशर अल असद के दौर की मिलिट्री कैपेबिलिटीज कुव्वतें मौजूद थी। मतलब बशर के सामान को हम तहस नहस करेंगे। तब क्यों नहीं कर रहे थे जब बशर थे? लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पालमायरा पर होने वाले हमले में 2 सीरियन दिफाई अफसरान डिफेंस ऑफिसर्स जख्मी हुए हैं। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि रूस अपना यार है, बाकी सब बेकार है। नॉर्थ कोरिया ने रशिया को मुकम्मल सपोर्ट देने का ऐलान किया है, मिलिट्री एक्शंस में भी साथ देने का वादा किया। मिलिट्री एक्शंस में भी नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन ने कहा है कि उनका मुल्क रशिया की पूरी तरह से हिमायत करेगा। उनका कहना था कि नॉर्थ कोरिया और रशिया के दरमियान दोस्ती और ताउन मजीद बढ़ाया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान मिलिट्री और टेक्नोलॉजी कॉपरेशन मजीद गहरा होगा। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और रशिया के दरमियान बढ़ती हुई दोस्ती वेस्ट के लिए, ख़ास तौर से यूरोप के लिए एक नया चैलेंज बन सकती है। दोनों ममालिक अमेरिका और उसके अलाइज की पॉलिसीज़ के खिलाफ एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। बात नाइजर की। एक अफ्रीकन मुल्क है। नाइजर के जनूबी मगरबी इलाके में एक मस्जिद पर हमला हुआ है। इसमें 44 अफराद हलाक हो गए हैं। नाइजर के इंटीरियर मिनिस्टर मोहम्मद तोम्बा ने एक मस्जिद पर होने वाले हमले को बुज़दिलाना और गैर इंसानी अमल करार दिया। इस हमले में 44 लोगों की जान चली गई। तोम्बा ने वादा किया कि हुकूमत इलाके में दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी कोशिशों को मज़ीद तेज़ करेगी। अब बात सूडान की। सूडान की आर्मी का खार्तूम में अहम इमारतों पर कब्जा हो गया है। रिपब्लिकन महल भी वापस ले लिया गया है। सूडान की फौज जो ऑफिशियल आर्मी है, उन्होंने बड़ा दावा किया है। सुन लीजिए, सूडान की आर्मी ने रिपब्लिकन पैलेस यानी कि रिपब्लिकन महल को दोबारा अपने कंट्रोल में लेने का ऐलान कर दिया है। हमने कल भी आपको इस बाबत एक खबर दिखाई थी, लेकिन इसके आगे डेवलपमेंट ये है, फौज का कहना है कि खार्तूम में और भी कई अहम इमारतें वापस अपने कब्जे में ले ली गई हैं सूडान की आर्मी की तरफ से। सूडान की फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ के दरमियान सख्त जंग जारी है। दोनों तरफ से बड़े नुकसान होने की रिपोर्ट्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की आप खबरें देख रहे थे। दुनिया बहुत बड़ी है। छोटे से प्रोग्राम में हर जगह की खबर नहीं आ सकती। मुझे पता है हर जगह की खबर में आपको इंटरेस्ट भी नहीं होगा, लिहाजा कोशिश करता हूं कि आपके इंटरेस्ट के मुताबिक कम से कम वक्त में ज़्यादा खबरें ला सकूं। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये तो कभी नहीं कहता, आज करिए।